हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक एबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले DSSS पीआरटी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। A sum of money amounts to rupees 15,316 4 years. If the rate of interest is increased by 20%, the amount becomes 16,032 in same time. So एक हमारे को प्रिंसिपल दे रखा है जो 15,360 हो जाता है 4 साल में। ओके, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% से इंक्रीज कर दिया जाए तो वही अमाउंट जो है 16,032 का हो जाता है सेम टाइम में। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितना है। ठीक है, हमारे को ये गिवन है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं 20% से। 20% का मतलब 1/5, विच मीन्स अगर इनिशियल रेट हमारा 5% रेशियो में होगा तो हमारे इंक्रीज रेट का रेशियो क्या आ जाएगा 6%। ठीक है ना। नाउ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, जहाँ पे अगर हमारा प्रिंसिपल भी सेम है, कांस्टेंट है, और टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो जो हमारी सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रोपोर्शनल होगी रेट के। तो अगर हमारी इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट 5 रेशियो के टर्म्स में आ रही है तो जो न्यू सिंपल इंटरेस्ट आएगी वो 6 रेशियो के टर्म्स में आएगी। तो जो डिफरेंस इन रेट निकल के आ रहा है वो 1 रेशियो का आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें दोनों के दोनों में का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ रहा है 672 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस आ रहा है 672। अब हमारे को पता करना है कि ये तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकली है एक साल की, लेकिन हमारे को 4 साल की सिंपल इंटरेस्ट पता होनी चाहिए। अब 4 साल की जो सिंपल इंटरेस्ट थी वो रेशियो के टर्म्स में कितनी थी 5 रेशियो। तो हम यहाँ पे 5 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई है 672 रुपीज़ की आई है। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 672 कर देंगे जो कि आएगी 3,360। और ये 3,360 क्या है सिंपल इंटरेस्ट है पहले के 4 ईयर्स की। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितनी होगी, हम 3,360 को डिवाइड कर देंगे 4 से जो कि आएगी 840। ओके, सो 840 हमारी सिंपल इंटरेस्ट निकली है। नाउ वी विल कैलकुलेट प्रिंसिपल अमाउंट। अब हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। मतलब क्या होगा अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 4 साल का अमाउंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में 15,360, और 4 साल की सिंपल इंटरेस्ट हमने कितनी निकाली है 3,360। तो दोनों को जब हम माइनस कर देंगे 12,000 जो कि हमारा प्रिंसिपल निकला। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा आ गया 12,000। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल की हमारी कैलकुलेट होकर आई थी 840 की। ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 840 की रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रही है 12,000 पर। तो इंटू 100 करेंगे 840 डिवाइड विद 1200 इंटू विद 100 विच इज इक्वल्स टू 7%। सो 7% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड ए कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 36 डेज। ओके, तो एक प्रोजेक्ट है जिस पर ए और बी वर्क करते हैं, जिसमें से अगर ए काम करेगा ना तो वो 36 डेज में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगा। ए वर्क फॉर 20 डेज। अब इस प्रोजेक्ट पर ए ने काम करा है 20 डेज के लिए एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। और बाकी का रिमेनिंग वर्क जो है बी ने 8 डेज में कंप्लीट करा है। हाउ मैनी डेज वुड बी हैव टेकन अलोन टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। तो अगर बी अकेला इस प्रोजेक्ट को लेता तो वो कितना डेज लेता अकेले इस काम को करने में। ठीक है, देखो ए का हमारे को गिवन है कि ए जो है ना वो 36 डेज में काम कर सकता है। तो वर्क फॉर 1 डे, 1 डे में कितना कर लेगा 1/36 कर लेगा। अब काम उसने कितने दिन करा 20 दिन काम करा, तो 20 दिन का उसका वर्क कितना हो जाएगा 20/36। करेक्ट। अब रिमेनिंग वर्क जो है उस बी ने करा था, तो रिमेनिंग कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे 20/36, क्योंकि हम कंप्लीट वर्क को 1 मानकर चलते हैं। तो 1 माइनस 20/36 करेंगे जो कि आएगा 16/36। अब इस 16/36 के काम को बी ने 8 दिनों में कंप्लीट करा है, 8 डेज लिए हैं। तो 1 डे का वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे 16/36 को डिवाइड कर देंगे 8 से जो कि आ जाएगा कितना 1/18। अब हमारे से पूछा गया था कि अगर बी अकेला इस काम को करता है तो वो कितने दिन लेगा। ठीक है, तो हमेशा जो इसका डिनोमिनेटर आता है वो होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज। जैसे यहाँ पर था 36 डेज में ए कंप्लीट कर लेते हैं ना काम, तो उसका एक दिन का वर्क निकाला था तो हमने क्या करा था 1/36 मतलब 36 वो डे है जो उसमें जिसमें वो पूरा काम कंप्लीट कर लेगा अकेले। तो ऐसे ही यहाँ पे जब हमने 1 डे का बी का निकाला तो कितना आ रहा है 1/18 मतलब 18 डेज वो ले रहा है। तो डेज टेकन बाय बी अलोन टू फिनिश द वर्क विल बी 18 डेज। A man covers a distance at 10 km/h and becomes 15 minutes late. Okay. But if he travel the same distance at 12 km/h, then he become 5 minutes late.
तो एक पर्सन है जो कि अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी डिस्टेंस को कवर करता है तो वो 15 मिनट लेट पहुंचता है। ओके, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, वो 12 किलोमीटर पर आवर कर देता है, तो वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। फाइंड द स्पीड एट विच ही शुड ट्रैवल सो दैट ही रीच एट राइट टाइम। तो वो स्पीड कैलकुलेट करो ताकि वो एग्जैक्ट राइट टाइम पर पहुंच सके। ठीक है, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड विद S1 माइनस S2 इंटू विद टाइम डिफरेंस, जिसमें हमारे को क्वेश्चन के हिसाब से S1 मतलब पहली की स्पीड कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर की, और S2 दे रखी है हमारे को 12 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, और टाइम डिफरेंस अगर हम दोनों का देखें, इसमें आ रहा है 10 का। 15 - 5 करेंगे ना, पहले वो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है और अब 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो 15 - 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करी तो हमारा जो डिस्टेंस कैलकुलेट होकर आया वो है 10 किलोमीटर का। ओके, अब हमारे को कैलकुलेट करना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जैसे अगर वो डिस्टेंस कितना 10 किलोमीटर हमने कैलकुलेट करा और वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो वो कितना टाइम ले रहा है, 1 आवर ले रहा है। लेकिन जब वो 1 आवर ले रहा है तो वो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है। क्वेश्चन में दे रखा था कि अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो 15 मिनट लेट पहुंचेगा। मतलब उसको पहुंचना कब, उसको एक्चुअल टाइम लेना कितना है, उसको 45 मिनट्स लेने हैं, उसको 1 आवर नहीं लेना, उसको 45 मिनट्स लेने हैं, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 60 माइनस 15 करा जो कि आ गया 45 मिनट्स। उसको एक्चुअल में 45 मिनट्स लेने हैं अगर उसको राइट टाइम पर रीच करना है। ठीक है, तो टू रीच ऑन टाइम उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, हमें क्वेश्चन में ये पूछी गई है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना है 10 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 45 से। अच्छा, एक और बात, 45 जो है ना हमारे को मिनट में दे रखा है, तो इसको हम आर में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 60 से, तो जो हमारी स्पीड कैलकुलेट होकर आएगी ना वो आएगी 40/3 विच इज इक्वल्स टू 13.33 किलोमीटर पर आवर। Next question is the ratio of present age of A and B is 4:7. After 12 years, the ratio of their ages become 11:17. What is the present age of A? तो हमारे को रेशियो दे रखा है ए और बी की प्रेजेंट एज का। ए और बी की जो प्रेजेंट एज है ना उसका रेशियो तो हमारे को दे रखा है 4:7 का। और आफ्टर 12 ईयर्स जो उनकी एज का रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 11:17। ओके, अब देखो जो 4:7 का रेशियो है उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। और 11:17 का जो रेशियो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 6। यहाँ पे हमारा ना जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल नहीं है, तो इसको हमें पहले इक्वल करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे 4:7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और 11:17 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो जो नया रेशियो निकल कर आएगा वो होगा हमारा 24/42। और 12 साल बाद जो रेशियो निकल कर आएगा वो आएगा 33/51। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए, मतलब हमारे को 24 रेशियो की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा जो रेशियो है ना वो इंक्रीज हो रहा है 24 से लेके 33 तक, मतलब 9 रेशियो का इंक्रीज हो रहा है। और ये 9 रेशियो क्यों इंक्रीज हो रहा है, 12 ईयर्स के कारण। 12 ईयर्स का गैप है, तो 9 रेशियो की वैल्यू आ गई 12 ईयर्स के इक्वल, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/9। करेक्ट, हमारे को क्या निकालना है, 24 रेशियो की वैल्यू, तो जो कि प्रेजेंट एज ऑफ ए है। तो 24 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए 24 इंटू 12/9 कर देंगे विच इज इक्वल्स टू 32 ईयर्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ ए निकल कर आ गई 32 ईयर्स की। Pipes A and B can fill an empty tank in 10 hours and 16 hours respectively. They are opened alternatively for 1 hour each, opening B first. In how many hours will the empty tank be filled? तो एक टैंक है जिसे फिल कर रहे हैं, 2 पाइप्स हैं ए और बी। ए जो है एक टैंक को 10 आवर्स में फिल कर सकता है और बी जो है 16 आवर्स में फिल कर सकता है। ठीक है, तो हम लेटर सपोज करते हैं कि जो हमारी टोटल यूनिट्स है ना जो हमें फिल करने हैं वो है हमारे 80 यूनिट्स, जो कि एलसीएम निकला 10 और 16 का। करेक्ट, तो इधर से हमारी एफिशिएंसी ऑफ ए कैलकुलेट हो गई 80/10 डेट इज 8 यूनिट्स, और बी की एफिशिएंसी कैलकुलेट हो गई 80/16 विच इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। करेक्ट, नाउ दे आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर, मतलब पहले ए बी को ओपन किया जाता है फिर दूसरे घंटे में ए को ओपन किया जाता है। करेक्ट, तो 2 घंटे में टोटल यूनिट्स कितने फिल हो रहे हैं, 8 + 5 दैट इज 13 यूनिट्स ऑफ टैंक। करेक्ट, 2 घंटे में 13 यूनिट्स जो है फिल कर रहे हैं। तो हमारे को बताना है कि ये जो टैंक है ये कितने आवर्स में टोटल फिल होगा। अब देखो 2 घंटे में कितना फिल हो रहा है, 13 यूनिट्स फिल हो रहा है, और हमारे को टोटल फिल कितना करना है, 80 यूनिट्स करना है। तो हम ना 13 का एक ऐसा मल्टीपल देखेंगे जो 80 के नियर बाय होगा। तो 13 का मल्टीपल होगा जो कि आएगा 13 × 6 करने पर 78 यूनिट्स, जो कि नियर बाय 80 के। ठीक है,
क्योंकि 2 आर में वो फिल कर रहा था 13 यूनिट्स, करेक्ट। तो 78 यूनिट्स को फिल करने में कितना टाइम लेगा वो? 6 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कैसे आ रहा है, 13 इंटू 2 करने पर आ रहा है, 13 इंटू 6 करने पर आ रहा है 78। तो 2 इंटू 6 करने पर कितना आ जाएगा, हमारा टाइम आ जाएगा 12 आवर्स। तो 12 आवर्स जो है 78 यूनिट्स फिल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या खोला जाएगा, पाइप बी खोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिमेनिंग जो 2 यूनिट्स हैं विल बी फिल्ड बाय पाइप बी। अब जो पाइप बी है वो 1 आवर में कितना यूनिट्स फिल कर लेता है, 5 यूनिट्स 1 आवर में फिल कर लेता है। तो 2 यूनिट्स कितने आवर में करेगा, 2/5 आवर्स में। तो टोटल आवर्स जो लगेंगे 12 लग रहे थे प्लस 2/5 आवर, दैट इज 12 होल 2/5 आवर्स जो है लगेंगे इस टैंक को पूरा फिल करने में, करेक्ट। सो गाइज ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।